उत्तर प्रदेश की सियासत में लॉ एंड ऑर्डर के बाद अब हिजाब पॉलिटिक्स ने भी एंटर किया है। दरअसल कर्नाटक में हिजाब को लेकर जो विवाद हुआ था, अब उत्तर प्रदेश में भी उस पर सियासत देखने को मिल रही है और तमाम राजनीतिक दलों का कहना है कि ये ध्रुवीकरण की सियासत है। इस समय हम संभल विधानसभा में मौजूद हैं और संभल विधानसभा के सिरसी क्षेत्र में है, जहां पर हमारे साथ कुछ लोग हैं। उनसे जानते हैं कि ये जो हिजाब पॉलिटिक्स चल रही है वो किस तरीके से देखते हैं। सबसे पहला सवाल आपसे, हिजाब को लेकर सवाल उठ रहे हैं कि जिस तरीके से लड़कियों ने कहा है कि उन्हें कॉलेज में हिजाब पहनने की इजाज़त दी जाए, दूसरी तरफ उसका विरोध किया जा रहा है। देखिए, वो तो एक हर कॉलेज की एक वो जिम्मेदारी होती है, वो कौन सी ड्रेस अलाउ करवाता है। हर कोई, आप भी या मैं भी कॉलेज गए थे तो कॉलेज अलाउ करवाता है कि कौन सा आप ड्रेस पहन सकते हैं, कौन सा नहीं पहन सकते। वो तो कॉलेज की वो होती है कि आप ये पहनिए। लेकिन हमारे मुस्लिम्स जो होते हैं, ज़्यादातर ऐसी इसी कॉलेज में जाते हैं जहाँ पे वो लोग बुर्का पहन सकें। ये तो एडमिशन के टाइम में भी लोग बता देते हैं कि हम सब बुर्का पहनेंगे या नहीं पहनेंगे। तो उस टाइम में ये सारी चीज़ें क्यों नहीं हुई जब वो लड़कियाँ एडमिशन ले रही थी। अब तो एग्ज़ाम का टाइम है, एडमिशन टाइम नहीं है। काफ़ी पीरियड से वो लोग पढ़ रही होंगी, जब भी जा रही होंगी। अब आके ऐसा इशू क्यों हुआ? या तो ये कि प्रोपोगंडा है मीडिया का या गवर्नमेंट का या किसी भी चीज़ का, मान लीजिए आप, जो कर्नाटक गवर्नमेंट है। और आप एक चीज़ देखिए, ये काफ़ी एकदम तेज़ी से वायरल हुई है ये चीज़। जितनी तेज़ी से कर्नाटक की और कोई न्यूज़ इतनी तेज़ी से वायरल नहीं होती। काफ़ी चीज़ें होती होंगी वहाँ पर, हमने आज तक कोई ऐसी न्यूज़ नहीं देखी कि इतनी तेज़ी से वायरल हो रही है। ये एक ही न्यूज़ ऐसी है वायरल हो गई, उसका एक एक इसका ये वो हो सकता है कि यहाँ पे इलेक्शन है यूपी में, तो उसके लिए माहौल बिगाड़ने की साजिश हो सकती है कि हिंदू मुस्लिम का जो चलता है, उधर से उन्हें लड़के जो हैं वो भगवा कलर का जो गमछा होता है, कैसे रंग, कैसा केसरिया कलर का जो गमछा होता है, उस उनको कॉलेज कैंपस में कौन अलाउ करवा रहा है, उनको दे कौन रहा है, उनको कौन प्रोवाइड करवा रहा है। इतनी सारी चीज़ें इतनी बड़ी क्वांटिटी में कौन प्रोवाइड करवा सकता है। इसका इंटरनेशनल लेवल पर भी विरोध हुआ है। मलाला यूसुफजई ने एक ट्वीट करके विरोध दर्ज कराया है कि हिजाब पहनने को लेकर कैसे कोई सरकार तय कर सकती है कि किसको क्या पहनना है, क्या नहीं पहनना है। ये तो सीधी सीधी बात, ये उस लड़की की फ्रीडम की बात है कि वो हिजाब पहनती है या नहीं पहनती है। इसके लिए हमें संविधान ने कभी नहीं मना किया। और सोचने की बात है, जिस देश का प्रधानमंत्री ये कहता है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, उस देश के अंदर लोग जो आउटसाइडर हैं, जो कॉलेज से इनका कोई मतलब नहीं है, वो लोग आते हैं और एक अकेली लड़की के सामने इस तरीके के नारे लगाते हैं, इस तरह से बात करते हैं। और मैं अपील करूँगा ख़ास करके वहाँ की गवर्नमेंट से कि उसे इस मामले को सख्ती से लेना चाहिए और उन लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। जी, आप कुछ कहें। जी, मैं ये कह रहा था कि देखिए, कैंपस में वो अकेली लड़की क्यों पहुंच जाती है? जब प्रोटेस्ट बाहर चल रहा था इतने लड़कों के बीच में, वो कैसे पहुंच जाती है? उसको किसी बंदे ने नहीं रोका। उसको कोई कॉलेज के टीचर्स ने, किसी पुलिस प्रशासन ने, किसी ने नहीं रोका उसको। वो जाके पब्लिक में पहुंच जाती है और जाके वहाँ पे अल्लाह अकबर के लड़के जय श्री राम का नारा लगाते हैं, जो कि सरासर गलत है। और वो उसके अपोजिट में लगाती है अल्लाह अकबर का नारा। मतलब कि इनकी साजिश भी हो सकती है ना इन लोगों की। यानी कि आप इसे साजिश मान रहे हैं। साजिश ही मान रहा हूँ। बात की जाए AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने इसको लेकर कहा है कि जो मुस्कान है वो बहादुर लड़की है और अगर आज हम लोग झुक गए तो आगे भी झुकना पड़ेगा। इसमें झुकने की क्या बात है, इसमें तो सियासती बात है सब। जो भी सोच रिया आपने नहीं ये सोच रिया इस वक्त। जी। और जो मुद्दा भी कर रहे हैं ये, इस मुद्दे से कोई काम थोड़े बनेगा किसी का। ये तो आदमी को खुद सोचना चाहिए कि हमें क्या करना है। जी। ओवैसी साहब लगातार मुसलमानों के पक्ष में बात करते रहते हैं। उनका ये कहना आपको लगता है कि सियासी है या वाकई मुसलमानों के हक की बात की है उन्होंने? ये तो वो तो समझ रहे हैं कि मुसलमानों के हक की बात हो रही है, मगर इसमें सियासी बातें भी हैं। जो लोग सियासत से लगे हुए रहते हैं वो इन बातों को सोचते हैं क्या हिंदू मुस्लिम करो या इधर उधर चलाओ, ऐसी बातें चलती उत्तर रहती हैं। प्रदेश में इसका असर पड़ेगा? इसमें कोई असर न पड़ेगा, तो 20-25% का असर है। जी। ये हिजाब वाला मुद्दा जो है कितना असर डालेगा यहाँ के चुनाव पर? ये सियासत जो वैसी साहब कर रहे हैं ले करके, तो ये तो एक उनके मतलब वो हैं, पिट्ठू बने हुए हैं भाजपा के। इन्हें तो भड़काना है मुसलमानों को और कुछ नहीं करना। और ये जो हुआ है लड़की के साथ में, ये बताइए क्या नाम है जो बाहर के लोग थे वो जो अंदर आए उनको इजाज़त कैसे दे दी? किसने दे दी? भाई मास्टर लोग होंगे वहाँ, सब लोग होंगे, उसको लड़की को अकेली को अंदर आने के बाद में, और जो और बाहर के लड़के आए और उसके साथ में वो विरोध हुआ, तो किस लिए हुआ? ये इजाज़त किसने दी उनको?
तो लॉ एंड ऑर्डर का भी एक मसला बनाया जा रहा है। ओवैसी साहब की गाड़ी पे भी गोली चलती है और इससे पहले भी बीजेपी लगातार लॉ एंड ऑर्डर को मुद्दा बना रही है। कितना असर पड़ेगा? देखिए, ओवैसी साहब की गाड़ी पर गोली चलना और ये सब कुछ जो है इसी दौरान होना, और कुछ ऐसे नामचीन नेता का इन्हीं टाइम में ज़मानत पर आ जाना, खास करके बिल्कुल चुनाव से पहले ज़मानत पर आ जाना, फिर उनका बोलना, फिर उनका इधर से ये कहना कि इनकी चर्बी जो है वो ठंडी की जाएगी, इनकी जो गर्मी है ठंडी की जाएगी, ये सब सिर्फ माहौल ख़राब करने का काम है। और ये लोग क्या करेंगे, सिर्फ वही ध्रुवीकरण की राजनीति है और ये सब प्रोपेगेंडा और कुछ नहीं है। और इसका असर अब न्यूट्रल पर नहीं पड़ने वाला है। सब पब्लिक जान चुकी है, सारी सब जनता अब बेदार है, सारी जनता जानती है इसका। सर, अब बात की जाए इस समय सियासत की, तो सबसे ज़्यादा या तो हिजाब का मसला है या सबसे ज़्यादा मसला अब नज़र आ रहा है जो लॉ एंड ऑर्डर का है उत्तर प्रदेश में। आप किस तरीके से देखते हैं, कितना असर पड़ेगा चुनाव पर? देखिए, मैं बात करूंगा पहले संभल की। मैं पूरे यूपी की और पूरे देश की बात नहीं करूंगा। मैं संभल विधानसभा में खड़ा हूं। आप यहां सवाल करिए संभल विधानसभा का। संभल विधानसभा के अंदर जो अभी ये भाई ध्रुवीकरण की राजनीति की बात कर रहे थे, तो ये ध्रुवीकरण की राजनीति हर जगह हो रही है। संभल के अंदर जो वर्तमान विधायक हैं और पूर्व मंत्री जी हैं, जो 6 बार से संभल से जीत रहे हैं, और सिरसी विधानसभा 2012 से संभल में जुड़ी है। नवाब इकबाल साहब से मेरा ये सवाल है आपकी मीडिया के माध्यम से कि अगर ध्रुवीकरण की राजनीति बीजेपी या योगी जी के भाषण और ये सब चीज़ें कर रहे हैं, तो संभल में चुनाव किस बिना पे जीता जाता है? संभल में चुनाव जीता जाता है कि कहीं बीजेपी ना जीत जाए। सिर्फ इसलिए वोट लिया जाता है संभल में कि कहीं बीजेपी ना जीत जाए। अगर ऐसा नहीं है, सिरसी जो 800 साल पुरानी बस्ती है, जिसके अंदर एक 20 बेड का हॉस्पिटल नहीं है, कोई मैटरनिटी नहीं है, क्या यहाँ लोग बीमार नहीं होते? नवाब इकबाल साहब सिर्फ मुझे बता दें कि सिरसी के अंदर, मुझे संभल से मतलब नहीं, सिरसी जो 50,000 की बस्ती है, यहाँ उन्होंने क्या काम करा है? मैंने 2012 में 2017 में उन्हें वोट दिया। मैं एक वोटर की हैसियत से ये उनसे सवाल करना चाहता हूँ। लोकतंत्र की खूबसूरती भी है कि सवाल पूछा जाए, इसलिए मेरा सवाल यही है, क्योंकि जो देश में हो रहा है, जो प्रदेश में हो रहा है, उसका असर आपकी विधानसभा पे दिख रहा है। ओवैसी साहब भी संभल में लगातार रैलियां कर रहे हैं या लोगों से मिल रहे हैं और तमाम तरह की बातें कर रहे हैं। उन्होंने कर्नाटक वाली बात को लेकर एक बात कही है कि अभी अगर हम झुके तो हमेशा झुकना पड़ेगा। कितना इम्पैक्ट होगा इसका आपकी विधानसभा पे, संभल विधानसभा पे? देखिए साहब, संभल विधानसभा में तो हर बार जो आप ध्रुवीकरण की बात कर रहे हैं, मैं ध्रुवीकरण की बात ही नहीं करूंगा। मैं बात करूंगा विकास की। और अगर ध्रुवीकरण की बात करेंगे तो संभल में सेम यही पैटर्न होता है जो पूरे प्रदेश में हो रहा है। जब दूसरा करता है ध्रुवीकरण की बात तो आपको बुरा लगता है, जब आप यहाँ करते हैं ध्रुवीकरण तो आपको बुरा नहीं लगता। आप किस बिना पे वोट लेते हैं यहाँ पर? आप लेते हैं सिर्फ वोट इस बात पर कि कहीं बीजेपी ना जीत जाए। इसके अलावा कोई आपका, तो ये भी तो ध्रुवीकरण का एक तरीका है। यहाँ भी तो आप ध्रुवीकरण ही कर रहे हैं। आप अगर पूरे स्टेट में योगी के या किसी के भी, असदुद्दीन अवैसी का, ये एक माहौल बनाया जा रहा है। आप इस बातों को, मेन मुद्दे हर जगह इसी बात को घुमाया जा रहा है। जैसे आप कहते हैं प्रदेश में विकास नहीं हुआ, केंद्र में सरकार ने विकास नहीं करा, वो मुद्दों से भटकाया जा रहा है। तो ऐसे संभल के अंदर क्या हो रहा है? संभल में तो मुद्दों से भटकाया जा रहा है ना। इस सिरसी जैसी 40,000 50,000 की बस्ती जो 800 साल पुरानी बस्ती है, इसके अंदर कोई तरक्की का नाम चीज़ बता दें आप मुझे, कुछ नहीं है इसमें। बहुत अच्छी बात बताइए। आप बुजुर्ग हैं, आपने तमाम राजनीतिक दल देखे होंगे। क्या पहले भी इसी तरीके से चुनाव होते थे? आज से 20 साल पहले, 25 साल पहले क्या इस तरीके का संभल में ध्रुवीकरण होता था? पहले ना तो इतनी पब्लिक जानती थी, सीधी सादी पब्लिक थी। अब इंसान बहुत आगे पहुंच चुका है। अब हर आदमी सोचता है, हर आदमी जानता है क्या करना है और क्या नहीं करना और कैसे करना है। और ये जो सारी बातें हैं, ओवैसी साहब हों, योगी साहब हों, कोई भी हो, समझे, हिंदू मुस्लिम का मुद्दा लग देते हैं, जाति बेस पे इलेक्शन लड़ाते हैं, वोट मांगते हैं। वोट कोई सी भी पार्टी है जीती और घर जाके बैठ गई, और आज तक आन के ये नहीं देखा पलट के कि हमने वोट लिया है, गए हैं, कुछ वायदे करके आए हैं, चले देखें या कुछ पूछें, कुछ नहीं। और इतना ज़माना हो गया, कोई अस्पताल यहाँ नहीं, कोई हॉस्पिटल यहाँ नहीं, समझे। बिल्कुल नहीं। में मेरे फादर ने विधानसभा चुनाव बैदोई विधानसभा से लड़ा था। यानी मैंने पैदाइश जब से होश संभाला है ना, मैंने राजनीति देखी है। यानी मेरी 42 ईयर एज हो गई। यानी 84 का जो चुनाव है वो भी मुझे याद है। मतलब 5 साल का था मैं, लेकिन इतना ध्यान है मुझे। और उसके बाद लगातार मैं अपने, जब तक मेरे फादर जिंदा थे तो लोगों का आना जाना सब लगा रहता था, इसलिए जुड़ाव है, मालूम है। नवाब इकबाल साहब से हमारा कोई जाति या किसी से भी, हम योगी हों या मोदी जी हों या अखिलेश हों या नवाब इकबाल हों, हमारा सवाल है सिर्फ हमें वोट देना है। और हम लोगों से भी गुजारिश ये है
कि वोट हम विकास पर देंगे, इसके अलावा हम किसी बात पर नहीं बिल्कुल, देंगे। आपकी बात एक चीज मैं बोलूंगा आपसे, एक छोटी सी बात जो है, जो मैं बिल्कुल इम्पार्शल होकर बोल रहा हूँ, मैं किसी की, मैंने एक वोटर हूँ, मैं सिर्फ मैं कोई किसी पॉलिटिकल उससे नहीं हूँ, मैं एक वोटर हूँ। लेकिन इतना मैं जानता हूँ कि मुस्लिम बहुल इलाकों में एक चीज़ तो बीजेपी के गवर्नमेंट होने से फ़ायदेमंद हुई है कि जो कुर्ते थे, बेहिसाब कुर्ते, वो बंद हो गए हैं, दलालियाँ कम हुई हैं, और बहुत सी चीज़ गुंडागर्दी वाली जो बात है ना, मुस्लिम बहुल इलाकों में तो बहुत सुकून से रही, बहुत Law and सुकून order मिला है। maintain हाँ, हुआ है। बहुत सुकून मिला है। तो आप समझ सकते हैं कि वोटर है, जागरूक है, और सीधे तौर पर ध्रुवीकरण के जो राजनीतिक दल सियासत कर रहे हैं उस सियासत को भी बखूबी समझते हैं। खैर, जब मतदान करने जाएंगे और मतदान करने के बाद जो नतीजे 10 मार्च को आएंगे वो तय करेंगे कि आखिर वोटर के दिल में क्या है। लेकिन एक बात तय है कि सियासत अगर विकास के मुद्दे पर हो तो जनता और सरकारों दोनों का हित हो, और सीधे तौर पर उन तमाम जनप्रतिनिधियों की जवाबदेही भी तय हो जो कि बड़े नामों से अपनी सियासत में जगह बना लेते हैं।